नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। कंत कहानी की नई कड़ी में आपका स्वागत है। आज आपको सुनाने जा रही हूँ श्री जैनेन्द्र कुमार की लिखी कहानी पाजेब। मुंशी प्रेमचंद जी के बाद जैनेन्द्र साहब का कहानी लेखन में एक विशिष्ट स्थान है। उनका जन्म 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ में हुआ और 1988 तक वे अपनी कलम से रंग भरते रहे। जैनेन्द्र अपने पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं अपनी कहानियों में उभारते हैं। जैनेन्द्र की उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। 1921 में उन्होंने विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी और कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के उद्देश्य से दिल्ली आ गए। कुछ समय के लिए ये लाला लाजपत राय के तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में भी रहे, परंतु अंत में उसे भी छोड़ दिया। उनके प्रमुख उपन्यास हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी तथा जयवर्धन। उनकी कहानी संग्रह में विशेष में हैं फांसी, वात्यायन, नीलम देश की राजकन्या, दो चिड़िया, पाजेब, जयसंधि इत्यादि। इसके अलावा कई नाटक, निबंध और ग्रंथ भी लिखे। उन्हें पद्म भूषण और साहित्य कला अकादमी अवार्ड से भी नवाजा गया। आज उनकी लिखी कहानी सुनाती हूँ पाजेब, भाग 1। बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली है। पैरों में पड़कर वे बड़ी अच्छी मालूम होती हैं। उनकी कड़ियां आपस में लचक के साथ जुड़ी रहती हैं कि पाजेब का मानो अपना आकार कुछ नहीं, जिस पांव में पड़े उसी के जैसे हो जाती हैं। पास पड़ोस में तो सब नन्ही बड़ी के पैरों में आप वही पाजेब देख लीजिए। एक ने पहनी कि फिर दूसरी ने भी पहनी। देखा देखी में इस तरह उनका ना पहनना मुश्किल हो गया। हमारी मुन्नी ने भी कहा है कि बाबूजी हम पाजेब पहनेंगे। बोली, भला कठिनाई से 4 बरस की उम्र और पाजेब पहनेगी। मैंने कहा, कैसी पाजेब? बोली, वही जैसी रुक्मन पहनती है, जैसी शीला पहनती है। मैंने कहा, अच्छा अच्छा। बोली, मैं तो आज ही मंगा लूंगी। मैंने कहा, अच्छा भाई, आज सही। उस वक्त तो खैर मुन्नी किसी काम में बहल गई, लेकिन जब दोपहर आई मुन्नी की बुआ, तब वह मुन्नी आसानी से मानने वाली नहीं थी। बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई और गोद में लिया और कहा कि अच्छा, तो तेरी पाजेब अब के इतवार को जरूर लेती आऊंगी। इतवार को बुआ आई और पाजेब ले आई। मुन्नी पहनकर खुशी के मारे यहाँ से वहां ठुमकती फिरी। रुक्मन के पास गई और कहा, देख रुक्मन, मेरी पाजेब। शीला को भी अपनी पाजेब दिखाई। सबने पाजेब पहनी देखकर उसे प्यार किया और तारीफ की। सचमुच वह चांदी की सफेद 2-3 लड़ियों सी टखनों के चारों लिपटकर चुपचाप बिछी हुई बहुत ही सुघड़ लगती थी और बच्चे की खुशी का ठिकाना न था। और हमारे महाशय आशुतोष, जो मुन्नी के बड़े भाई थे, पहले तो मुन्नी को सजी बजी देखकर बड़े खुश हुए। वह हाथ पकड़कर अपनी बढ़िया मुन्नी को पाजेब सहित दिखाने के लिए आसपास भी ले गए। मुन्नी की पाजेब का गौरव उन्हें अपना भी मालूम होता था। वह खूब हंसे और ताली पीटी, लेकिन थोड़ी देर बाद वह ठुमकने लगे कि मुन्नी को पाजेब दी सो हम भी साइकिल लेंगे। बुआ ने कहा कि अच्छा बेटा, अब के जन्मदिन को तुझे साइकिल दिलवाएंगे। आशुतोष बाबू ने कहा कि हम तो अभी लेंगे। बुआ ने कहा, छी छी, तू कोई लड़की है? जिद तो लड़कियां किया करती हैं और लड़कियां रोती हैं, कहीं बाबू साहब लोग रोते हैं। आशुतोष बाबू ने कहा कि हम तो बाइसिकल जरूर लेंगे, जन्मदिन वाले रोज लेंगे। बुआ ने कहा कि हाँ, यह बात पक्की रही, जन्मदिन पर तुमको बाइसिकल मिलेगी। इस तरह वह रविवार का दिन हंसी खुशी पूरा हुआ। शाम होने पर बच्चों की बुआ चली गई। पाजेब का शौक घड़ी भर का था, पर फिर उतार कर रख रखा दी गई, जिससे कहीं खो न जाए। पाजेब वह बारीक और सुबक काम की थी और खासे दाम लग गए थे। श्रीमती जी ने हमसे कहा, क्यों जी, लगती तो अच्छी है, मैं भी अपने लिए बनवा लूं? मैंने कहा कि क्यों ना बनवाओ, तुम कौन 4 बरस की नहीं हो। खैर यह हुआ, पर मैं रात को अपनी मेज पर था कि श्रीमती जी ने आकर कहा कि तुमने पाजेब तो नहीं देखी। मैंने आश्चर्य से कहा, क्या मतलब? बोले कि देखो, यहाँ मेज वेज पर तो नहीं है, एक तो है पर दूसरे पैर की मिलती नहीं है, जाने कहाँ गई। मैंने कहा कि जाएगी कहाँ, यहीं कहीं देख लो, मिल जाएगी। उन्होंने मेरे मेज के कागज उठाने धरने शुरू किए और अलमारी की किताबें टटोल डालने का भी मंसूबा दिखाया। मैंने कहा कि यह क्या कर रही हो, यहाँ वह कहाँ से आएगी? जवाब में वह मुझी से पूछने लगी,
कि फिर कहाँ है? मैंने कहा, तुमने तो रखी थी। कहाँ रखी थी? बतलाने लगी कि दोपहर के बाद कोई 2 बजे उतारकर दोनों को अच्छी तरह संभाल कर उस नीचे वाले बॉक्स में रख दी थी। अब देखा तो एक ही है, दूसरी गायब है। मैंने कहा कि तो चलकर वह इस कमरे में कैसे आ गई? भूल हो गई होगी, एक रखी होगी, एक वहीं फर्श पर छूट गई होगी। देखो, मिल जाएगी, कहीं जा नहीं सकती। इस पर श्रीमती कहासुनी करने लगी कि तुम तो ऐसे ही हो, खुद लापरवाह हो, दोष उल्टे मुझे देते हो। कह तो रही हूं कि मैंने दोनों संभाल कर रखी थी। मैंने कहा कि संभाल कर रखी थी तो फिर यहां वहां क्यों देख रही थी? जहां रखी है वहीं देखो। वहां नहीं है तो फिर किसी ने निकाली ही होगी। श्रीमती बोली कि मेरा भी यही ख्याल हो रहा है, हो ना हो बंसी नौकर ने निकाली है। मैंने रखी तब वहां मौजूद था। मैंने कहा तो उससे पूछो। बोली वो तो साफ इनकार कर रहा है। मैंने कहा तो फिर? श्रीमती जोर से बोली, तो फिर मैं क्या बताऊं? तुम्हें तो किसी बात की फिक्र नहीं है। डांट कर कहते क्यों नहीं हो उस बंसी को बुलाकर? जरूर पाजेब उसी ने ली है। मैंने कहा कि अच्छा, तो उसे क्या कहना होगा? ये कहूं कि ला भाई पाजेब दे दे? श्रीमती झल्लाकर बोली कि हो चुका सब कुछ तुमसे। तुम ही ने तो इस नौकर को सर पर चढ़ा रखा है। डांट ना फटकार। नौकर ऐसे सिर पर न चढ़ेगा तो क्या होगा? बोली कि कह तो रही हूं किसी ने उसे बक्स से निकाली है और 16 में 15 आने में बंसी है। सुनते हो ना, वही है। मैंने कहा कि मैंने बंसी से पूछा था, उसने नहीं ली मालूम होती। इस पर श्रीमती जी ने कहा, तुम नौकरों को नहीं जानते, वे बड़े छठे होते हैं। बंसी चोर जरूर है, नहीं तो क्या फरिश्ते लेने आते? मैंने कहा कि तुमने आशुतोष से भी पूछा? श्रीमती जी बोली, पूछा था, वह तो खुद ट्रंक और बक्स के नीचे घुस घुस कर ढूंढ रहा है, वह नहीं ले सकता। मैंने कहा उसे पतंग का बड़ा शौक है। बोली कि तुम तो उसे बताते बरसते कुछ हो नहीं, उम्र होती जा रही है, वह यूं ही रह जाएगा, बिगड़ जाएगा। तुम ही हो उसे पतंग की शह देने वाली। मैंने कहा कि जो कहीं पायजेब इधर उधर पड़ी मिल गई हो तो शायद। बोली नहीं नहीं, मिलती तो वह बताना देता। खैर, बातों बातों में मालूम हुआ कि उस शाम आशुतोष पतंग और डोर का पिन्ना नया लाया है। श्रीमती जी ने कहा कि यह तुम ही हो जिसने पतंग की उसे इजाजत दी। बस सारे दिन पतंग पतंग, यही नहीं कि कभी उसे बिठाकर सबक की भी कोई बात पूछो। मैं सोचती हूँ कि एक दिन तोड़ ताड़ दूं उसकी सब डोर और पतंग। मैंने कहा कि खैर छोड़ो, कल सवेरे पूछताछ करेंगे। सवेरे बुलाकर मैंने गंभीरता से उससे पूछा कि क्यों बेटा, एक पायजेब नहीं मिल रही, तुमने तो नहीं देखी? वह गुम हो गया जैसे नाराज हो। उसने सिर हिलाया कि उसने नहीं ली, पर मुंह नहीं खोला। मैंने कहा कि देखो बेटे, ली हो तो कोई बात नहीं, सच बता देना चाहिए। उसका मुंह और भी फुलाया और वह गुमसुम बैठा रहा। मेरे मन में उस समय तरह तरह के सिद्धांत आए। मैंने स्थिर किया कि अपराध के प्रति दया ही होनी चाहिए। गुस्सा ठीक नहीं है, प्रेम से ही अपराध वृद्धि को जीता जा सकता है। आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं है। बालक का स्वभाव कोमल होता है और सदा ही उससे स्नेह से व्यवहार करना चाहिए, आदि इत्यादि। मैंने कहा कि बेटा आशुतोष, तुम घबराओ नहीं, सच कहने में घबराना नहीं चाहिए। ली हो तो खुलकर कह दो बेटा, हम कोई सच कहने की सजा थोड़े ही दे सकते हैं, बल्कि बोलने पर तो इनाम भी मिला करता है। आशुतोष तब बैठा सुनता रहा। उसका मुंह सूजा था, वह सामने मेरी आंखों में नहीं देख रहा था। रह रहकर उसके माथे पर बल पड़ते थे। क्यों बेटे, तुमने ली तो नहीं? उसने सिर हिलाकर गुस्से से लड़खड़ाती और तेज आवाज में कहा कि मैंने नहीं ली, नहीं ली, नहीं ली। यह कहकर वह रोने को हो आया, पर रोया नहीं, आंखों में आंसू रोक लिए। उस वक्त मुझे लगा खींचना, गुस्सा करना दोष का लक्षण है। मैंने कहा देखो बेटा, डरो नहीं, अच्छा जाओ ढूंढो, शायद कहीं पड़ी हुई वह पाजेब मिल जाए। मिल जाएगी तो हम तुम्हें इनाम देंगे। वह चला गया और दूसरे कमरे में जाकर पहले तो एक कोने में खड़ा रहा। कुछ देर चुपचाप खड़े रहकर वह फिर यहाँ वहां पाजेब की तलाश में लग गया। श्रीमती आकर बोली, आशु से तुमने पूछ लिया, क्या ख्याल है? मैंने कहा कि संदेह तो मुझे होता है, नौकर का तो काम यह है नहीं। श्रीमती जी ने कहा, नहीं जी, आशु भला क्यों लेगा? मैं कुछ नहीं बोला। मेरा मन जाने कैसे गंभीर प्रेम के भाव से आशुतोष के प्रति उमड़ रहा था। मुझे ऐसा मालूम होता था कि ठीक
इस समय आशुतोष को हमें अपनी सहानुभूति से, प्यार से अलग नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ ज्यादा प्यार दिखाकर इस समय बालक को मिलना चाहिए। मुझे एक भारी दुर्घटना मालूम होती थी। मालूम होता था कि अगर आशुतोष ने चोरी की है तो इसका इतना दोष नहीं है, बल्कि यह हमारे ऊपर बड़ा भारी इल्जाम है। बच्चे में चोरी की आदत भयानक हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिए वैसी लाचारी पैदा स्थिति हो आई, यह और भी कहीं भयावह है। यह हमारी कमजोरी है, हम उस चोरी से बरी नहीं हो सकते। मैंने बुलाकर कहा, अच्छा सुनो, देखो मेरी तरफ देखो, यह बताओ कि पायजेब तुमने छुन्नू को दी है ना? वह कुछ देर कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर रंग आया और गया। मैं एक एक छाया ताड़ना चाहता था। मैंने आश्वासन देते हुए कहा कि डरने की कोई बात नहीं। हाँ हाँ बोलो, डरो नहीं। ठीक बताओ बेटा, कैसा हमारा सच्चा बेटा है? मानो बड़ी कठिनाई के बाद उसने अपना सिर हिलाया। मैंने बहुत खुशी से कहा कि दी है ना छन्नू को? उसने सिर हिला दिया। बहुत ही धीरज से और प्यार से मैंने कहा कि मुंह से बोलो, छुन्नू को दी है? उसने कहा हाँ। मैंने बहुत खुशी के साथ दोनों बाहों में लेकर उसे उठा लिया। कहा कि ऐसे ही बोल दिया करते हैं अच्छे लड़के, आशु हमारा राजा बेटा है। गर्व के भाव से उसे गोद में लिए लिए मैं उसकी माँ की तरफ गया। हंसते हुए मैंने बोला कि देखो, हमारे बेटे ने सच कबूल किया है, पाजेब उसने छुन्नू को दी है। सुनकर माँ उसकी बहुत खुश हो आई। उसने उसे चूमा, बहुत शाबाशी दी और उसकी बलैया लेने लगी। आशुतोष भी मुस्कुराया, अगरचे एक उदासी भी उसके चेहरे से दूर नहीं हुई थी। उसके बाद अलग ले जाकर मैंने बड़े प्रेम से पूछा कि पायजेब छुन्नू के पास है ना? जाओ मांग ला सकते हो उससे। आशुतोष मेरी ओर देखता हुआ बैठा रहा। मैंने कहा, जाओ बेटे ले आओ। उसने जवाब में मुंह नहीं खोला। मैंने जोर दिया तो वह बोला, छुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहां से देगा? मैंने कहा कि जिसको उसने दी होगी उसका नाम बता देगा। सुनकर वह चुप हो गया। मेरे बार बार कहने पर भी वह यही कहता रहा कि पाजेब छुन्नू के पास न हुई तो वह देगा कहां से? अंत में हार कर मैंने कहा कि वह कहीं तो होगी। अच्छा, तुमने कहां से उठाई थी? पड़ी मिली थी? और फिर नीचे जाकर वह तुमने छुन्नू को दिखाई? हाँ। फिर उसी ने कहा कि इसे बेचेंगे? हाँ। कहाँ बेचने को कहा? कहाँ मिठाई लाएंगे? नहीं, पतंग लाएंगे। हाँ। सो पाजेब छुन्नू के पास रह गई? हाँ। तो उसी के पास होनी चाहिए ना, या पतंग वाले के पास होगी? जाओ बेटा उससे ले आओ, कहना हमारे बाबूजी तुम्हें इनाम देंगे। वह जाना नहीं चाहता था। उसने कहा कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो कहां से देगा? मुझे उसकी जिद बुरी मालूम हुई। मैंने कहा कि तो कहीं तुमने उसे गाड़ दिया है? क्या किया है, बोलते क्यों नहीं? वह मेरी ओर देखता रहा और कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, कुछ कहते क्यों नहीं? वह गुमसुम रह गया और नहीं बोला। मैंने डपट कर कहा कि जाओ, जहां हो वहीं से पायजेब लेकर आओ। जब अपनी जगह से नहीं उठा और नहीं गया तो मैंने उसे कान पकड़कर उठाया। कहा कि सुनते हो, जाओ पाजेब लेकर आओ, नहीं तो घर में तुम्हारा काम नहीं है। उस तरह उठाया जाकर वह उठ गया और कमरे से बाहर निकल गया। निकलकर बरामदे के कोने में रूठा मुंह बनाकर खड़ा हो गया। मुझे बड़ा दुख हो रहा था। यह लड़का सच बोलकर अब किस बात से घबरा रहा है, यह मैं कुछ समझ ना सका। मैंने बाहर आकर धीरे से कहा कि जाओ भाई, जाकर छुन्नू से कहते क्यों नहीं हो? पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, और जवाब दिया तो बार बार कहने लगा कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहां से देगा। इस कहानी का ये भाग यहीं तक है। जल्द ही इसका अगला भाग लेकर आऊंगी। एक बच्चे की मनोदशा क्या है और उसके घर वालों की क्या सोच है जब उस पर चोरी का इल्जाम लगाया जाता है। दोनों ही कठिन समय से गुजर रहे हैं। कैसे बाहर आते हैं इन सब से, जानेंगे अगली कड़ी में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए फॉर मोर नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू स्टोरीज। धन्यवाद, नमस्कार।